अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं बैरिस्टर शहजाद अकबर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, खबरें तो आज बहुत हैं और डेवलपमेंट्स भी हैं। कागजात नामजदगी फाइल हो चुके, उसके ऊपर तराजात आ चुके, इलेक्शन ट्रिब्यूनल के सामने केसेस चल रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले भी हो रहे हैं। दूसरी तरफ जो लोग पहले से छुपे हुए थे उनकी पकड़ दगड़ का सिलसिला भी जारी है। कुछ अदालतों से रिलीफ मिल रही है, कुछ को अदालतों से रिलीफ नहीं मिल रही। ये तमाम खबरें इस वक्त चल रही हैं, लेकिन आज की जो सबसे बड़ी खबर है, मैं समझता हूँ इमरान खान साहब की जब से कैद हुई है और उसके बाद एक किस्म की इस कैद को आप हफ्से बेजा भी कह लीजिए क्योंकि वो नॉन कम्युनिकाडो हैं। पहली दफ़ा इमरान खान साहब का एक लिखा हुआ एक आर्टिकल आज एक इंटरनेशनल जरीदे में छपा है और यही मेरी नज़र में आज की सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि ये इमरान खान ने अपना एक नुक्ता नज़र बयान किया है पाबंद सलासिल होने के बाद आने वाले इलेक्शंस के ऊपर। इमरान खान साहब का ये आर्टिकल इंटरनेशनल पेपर द इकोनॉमिस्ट में शाया हुआ है। ये पेड वॉल है, आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ता है या फिर आप उसका वो फ्री ट्रायल एक महीने के लिए ले लीजिए अपने डिटेल्स दे के, तो आप उस आर्टिकल को पढ़ सकते हैं। मैंने वो आर्टिकल पढ़ा है और इस आर्टिकल को मैं इंतहाई इम्पोर्टेंट समझता हूँ इस वक्त जो मुल्क के अंदर सूरत हाल जारी है और आने वाले इलेक्शंस को लेकर। पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर का क्या कहना है वो मैं आपको उनके जो आज लिखा हुआ आर्टिकल है, अगर आप उसको पढ़ेंगे तो उसको मैं आसान ज़ुबान में अपने व्यूअर्स के लिए उसको मैंने जॉट डाउन कर लिया है। कह लीजिए कि उसके अंदर जो 10 अहम नुकात हैं वो निकाले हैं और वो आपको आज बयान करते हैं कि वो 10 नुकात क्या हैं। इमरान खान साहब का ये जो आर्टिकल है ये इलेक्शन के इनेकाद को लेकर और इस इनेकाद के लिए जो वजह है कि हम मुल्क में इलेक्शन क्यों करा रहे हैं और इस वक्त इलेक्शन की इतनी ज़्यादा ज़रूरत क्यों है और इसके पीछे के हालात और PTI के साथ जारी जो इस वक्त कार्रवाइयाँ हैं उसके ऊपर उनका नुक्ता नज़र है। जो पहला पॉइंट इस आर्टिकल के अंदर खान साहब ने बयान किया है वो सूबाई और वफाकी हुकूमतों का गैर आइनी होना है। जहां से वो अपने आर्टिकल का आगाज़ करते हैं उसमें वो ये कहते हैं कि ये जो हुकूमतें हैं ये गैर आइनी हुकूमतें हैं, चाहे वो पाकिस्तान के 2 सूबों में हैं, KP और पंजाब में, या वफाकी जो इस वक्त हुकूमत है ये गैर आइनी इसलिए हैं कि ये आइन की मुकर्रर करदा मुद्दत से तजावज़ कर चुकी हैं और इस वक्त कोई इस किस्म की इंटरप्रटेशन मौजूद नहीं है, कोई जजमेंट मौजूद नहीं है जो इनकी इस वक्त निगरान हुकूमतों की जो लेजिटिमेसी है उसको सेंक्टिफाई करती हो। तो लिहाजा ये दोनों हुकूमतें सूबाई सतह पे या 3 हुकूमतें कह लें, 2 सूबों की और एक वफाक की, ये सरासर गैर आइनी हुकूमतें हैं। दूसरा जो नुक्ता इसके अंदर इमरान खान साहब ने एजिटेट किया है वो ये है कि इलेक्शन का होना अभी भी एक सवालिया निशान है, क्योंकि वो कहते हैं कि मैं नहीं समझता कि ये कोई पत्थर पर लकीर है कि इलेक्शन 8 फरवरी को हो जाएंगे, क्योंकि इसके लिए जो लॉजिक बताते हैं वो ये है कि इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान मार्च में 60 दिन के अंदर इंतखाबात होने का एक हतमी फैसला दे चुकी है, जो मई में होने थे इंतखाबात। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस क्लियर और हतमी फैसले के बावजूद वो इलेक्शंस 2 सूबों के अंदर नहीं हुए और वहाँ पे कायम जो निगरान हुकूमतें हैं वो अभी भी कंटिन्यू कर रही हैं। तो इस तनाजुर में इमरान खान साहब का ये कहना है अपने आर्टिकल के अंदर कि लगता नहीं है कि ये इलेक्शन होंगे, कुछ भी हो सकता है, यानी कि इस वक्त वो इलेक्शन के इनेकाद के ऊपर एक बड़ा सवालिया निशान पैदा कर रहे हैं। तीसरा जो उन्होंने इसमें बड़ा एक नुक्ता रेज किया है इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में वो है इलेक्शन कमीशन का मुतसबाना रवैया। उसकी उन्होंने कुछ मिसालें दी हैं जिसमें उनकी नाअहली शामिल है, इलेक्शन कमीशन का इमरान खान साहब के खिलाफ दरख्वास्त गुजार होना है और इलेक्शन कमीशन की तमाम कार्रवाइयाँ महज एक पॉलिटिकल पार्टी यानी कि PTI के खिलाफ होना है। और अब इलेक्शन कमीशन जो है एक फजूल सी कार्रवाई में जो है वो एडजुडिकेट भी कर रहा है, प्रोसिक्यूट भी कर रहा है, कंटेम्प्ट ऑफ इलेक्शन कमीशन में जेल में आकर। तो ये जो सारा कंडक्ट है इलेक्शन कमीशन का, इसको भी उन्होंने एक नुक्ता रेज किया है कि इस ऐसे एक इलेक्शन कमीशन में के ज़ेरे एहतमाम जो इतना ज़्यादा पार्टीजन हो, ये इलेक्शन किस तरीक जो है वो इंडिपेंडेंट हो सकता है।
उसके बाद जो चौथा नुक्ता इसके अंदर अपने आर्टिकल के अंदर उन्होंने रेज किया है, और ये तमाम बड़े वो वैलिड पॉइंट हैं जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी के लीडर और एज अ पर्सन ऑल्सो और एज अ पॉलिटिशियन जिनकी अप्रूवल रेटिंग किसी भी सर्वे के मुताबिक सबसे ज़्यादा है, ये उनके नुकात हैं जो इन्होंने हालिया इलेक्शन के ऊपर, आने वाले दिनों के इलेक्शन के ऊपर रेज किए हैं एक इंटरनेशनल अखबार के अंदर जेल के में से बैठ के। जो चौथा जो इसके अंदर नुक्ता है वो भी बड़ा अहम है। उनका ये कहना है कि पाकिस्तान आर्मी, सिक्योरिटी एजेंसियां यानी कि ISI, MI या IB जो भी हैं, और ब्यूरोक्रेसी जो कि आपके BCs, ROs हैं, आपके DCs हैं, कमिश्नर्स हैं, पुलिस है, सारे लोग हैं, सेक्रेटरीज हैं वफाकी हुकूमत के और सूबाई हुकूमत के, ये किसी सूरत भी तैयार नहीं हैं PTI को या इमरान खान को आने वाले इलेक्शंस में इक्वल प्लेइंग ग्राउंड देने के लिए। और इसकी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं, और हर आने वाला दिन इमरान खान की इस बात को जो उन्होंने लिखी है जेल के पीछे से बैठकर वो साबित करता है। तो ये भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनका। उसके बाद उनका अगला जो पॉइंट है कि इस सारी जो ये समझ लीजिए कि ये 5वां पॉइंट बनता है कि ये जो सारी कार्रवाई है इस वक्त, ये इमरान खान साहब का एलिगेशन है अपने इस नुक्ते के अंदर कि ये इस वक्त सारी कार्रवाई जो हो रही है इसका आगाज़ जो है वो अमेरिका की जानिब से किए जाने वाली उस धमकी से होता है जो उन्हें मार्च में मिली, जिसको साइफर भी हम कहते हैं। ये इमरान खान साहब ने एक दफ़ा फिर इस बात को दोहराया है जो पहले बार बार कह रहे हैं कि उनकी जो हुकूमत है उसकी जो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, जो रिजीम चेंज आई है, इसके पीछे अमेरिकन गवर्नमेंट की धमकी। और फिर साथ साथ उन्होंने ये बात भी दोहराई है अपने इस आर्टिकल के अंदर कि इस धमकी के पीछे उन्हें पता चला कि उस वक़्त की जो इस मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है और उसके जो रूए रवा थे, जो आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, वो भी इसमें ना सिर्फ शरीक थे बल्कि इसके जो तख्लीक़कार हैं उनमें से भी शामिल थे। और इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो खान साहब ने अपने आर्टिकल के अंदर एक कुछ लाइनें हैं जो लिखी हैं जो बड़ी क्लियर हैं, ऑल्दो इस पॉइंट के ऊपर थोड़ा सा मेरा एक डिफरेंट व्यू है, लेकिन ये मैं आपको पढ़ देता हूँ, फिर मैं आपको अपना व्यू भी बताता हूँ। ये इमरान खान साहब अपने आर्टिकल में लिखते हैं कि in view of what the cipher message said, I believe the American official message was to the effect, यानी कि जो अमेरिकनों ने कहा, जो पैगाम दिया, वो क्या, उसका मानी क्या थे, ये इमरान खान साहब अपनी जुबान में लिखते हैं। Pull the plug on Imran Khan's prime ministership through a vote of no confidence or else. Within weeks, our government was toppled and I discovered that Pakistan's Chief of Army Staff, General Qamar Javed Bajwa, had through the security agencies been working on our allies and parliamentary backbenchers for several months to move against us. ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, सबसे पहली बात ये है कि जो कहते हैं कि अमेरिका की जानिब से ये जो पैगाम आया वो तो बड़ा वाज़ेह था कि आप ये जो है इमरान खान की हुकूमत को, इसकी प्राइम मिनिस्टरशिप को थ्रू वोट ऑफ कॉन्फिडेंस रिमूव करें, वगरना पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर इसके बाद इमरान खान साहब ने लिखा है कि इसके बाद मुझे पता चला, आई डिस्कवर्ड, कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ, उस वक्त जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, जनरल कमर जावेद बाजवा, और बजरिया सिक्योरिटी एजेंसीज, जो सिक्योरिटी एजेंसीज हम जानते हैं ISI है, MI है, जो डायरेक्टली मिलिट्री के साथ हैं, मिलिट्री पर्सोनल उसमें होते हैं, और एक सिविलियन एजेंसी IB भी है जो अमूमन प्राइम मिनिस्टर के ज़ेरे एहतमाम होती है। इनके साथ मिलकर वो हमारे जो इत्तेहादी थे और हमारे जो बैक बेंचर यानी हमारी पार्टी के अंदर जो गुमनाम से कह लीजिए कारिंदे थे, MNAs थे, उनके साथ मिलकर उन्होंने अमेरिका की ये जानिब से दी जाने वाली धमकी या जो मार्चिंग ऑर्डर्स हैं उसको इम्प्लीमेंट किया। देखिए, यहाँ पे मेरा सिर्फ इख्तलाफ ये है, ये तो अच्छा, ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मेरा इख्तलाफ ये है कि मैं ये समझता हूँ कि इस चीज़ में हमें ये कहना कि ये अमेरिका की साजिश थी, वो उससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। मेरा ये मानना है, और ये मैंने खान साहब को बारहा इस साजिश से पहले भी आगाह किया था, कि ये अमेरिका की भी जो साजिश है या अमेरिका का भी जो पाकिस्तान के या इमरान खान के खिलाफ होना है, इसके पीछे दरअसल उस वक़्त की इस्टेब्लिशमेंट जिसके रूए रवा जनरल कमर जावेद बाजवा थे, वो थे। और ये बाद में साबित भी हुआ, इसके ऊपर इंटरसेप्ट ने काफ़ी रिपोर्ट्स की, उन्होंने लिखा भी। तो ये जो है, इसको ऐसे समझिए कि इसमें अमेरिका का भी मुलव्वस होना, वो बजरिया
जनरल कमर जावेद बाजवा है। ये मेरा इस पर इख्तलाफ है। बाकी जो बातें हैं वो खान साहब ने लिखी हैं और वो रोज़ रोशन की तरह अय्यां हैं। और खान साहब ने इस अपने आर्टिकल में ये भी लिखा कि इस तमाम तर कोशिश और साजिश के बावजूद अवामी सतह पे मेरी मकबूलियत और कबूलियत क्या थी, उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा लें कि जब वो जो डिफेक्टर्स की सीट्स के ऊपर इलेक्शन हुए तो 37 में से 28 सीटें जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, बावजूद जितनी भी ज्यादतियाँ की गई, जो ब्यूरोक्रेसी, हुकूमत, फौज, हर चीज़ उनके खिलाफ थी, लेकिन फिर भी वो 37 में से 28 सीटें जीतने में कामयाब हुए। फिर उसके बाद इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में 6 नंबर पे जो पॉइंट बड़ा हाईलाइट किया है वो उनकी पार्टी के ऊपर स्पेशली 9 मई के बाद उसके तनाज़र में किया जाने वाला जुर्म, जबर और तशद्दुद भी है। अबडक्शंस का जिक्र किया है, फोर्स्ड कन्वर्जन्स, जो पार्टी लीविंग है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हैं, उनका जिक्र किया है, पॉलिटिकल वर्कर्स के ऊपर, उनके लोगों के ऊपर टॉर्चर्स का जिक्र किया है, उनके फैमिलीज़ के साथ की जाने वाली ज़्यादती का जिक्र किया है, और इसके साथ जो पूरी एक निज़ाम के साथ मिलाकर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की जा रही है उसको हाईलाइट किया है। फिर इमरान खान साहब ने 7वें नंबर पे अपने आर्टिकल के अंदर जो अदालतें हैं, अदालती निज़ाम है, वो हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो वो क्रेडिबिलिटी लूज़ कर रही हैं कि अवाम का फेट उनके अंदर से हर दिन, यानी कि अवाम का यकीन अदालतों के अंदर और उनकी सलाहियत इंसाफ फराहम करने से के अंदर जो है वो किस तरह से ख़त्म हो रही है, इसको भी हाईलाइट किया है। उसके बाद 8वां जो पॉइंट खान साहब के आर्टिकल में है वो ये है कि जी इस तमाम कार्रवाई के बाद फिर रिटर्न होता है मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का, जो उनके सियासी मुखालिफ हैं, और वो इस चीज़ का भी अहादा करते हैं कि ये चूँकि ये सारी साजिश, ये सब कुछ इसलिए किया गया कि इस तमाम कार्रवाई के बाद नवाज शरीफ को वापस लाया जाए और उसको फिर से इंस्टॉल किया जाए पाकिस्तान के निज़ाम के अंदर। तो वो चीज़ें ये भी हाईलाइट करते हैं कि कैसे पहले इन्हीं इदारों को इस्तेमाल किया गया और अब इन इदारों को इस्तेमाल करके वो नवाज शरीफ की बहाली होती है निज़ाम के अंदर और उसकी वो जो एक्विटल वगैरह सारी कुछ होती है। फिर जो पॉइंट 9वें नंबर पे खान साहब ने अपने आर्टिकल में हाईलाइट किया है कि ये जो सब कुछ हो रहा है, ये जो इलेक्शन है, ये जो इस वक्त निगरान हुकूमतें हैं, ये निज़ाम चलाया जा रहा है, ये एक बहुत बड़ा फार्स है। फार्स जो होता है, अगर हम उसको उर्दू में कहें तो ये एक बहुत बड़ा ढकोसला है। एक हम स्मोक स्क्रीन पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम एक तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि पाकिस्तान में आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात होने जा रहे हैं, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और इमरान खान को इन इंतखाबात से बाहर रखा जा रहा है, ना ही उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त दी जा रही है, ना उनको सिंबल एक दिया जा रहा है, ना उनको रैलीज और इलेक्शन कैंपेन करने की इजाज़त दी जा रही है। तो उनका कहना यह है कि इस इलेक्शन को फिर किसने मानना है, क्योंकि आप अगर ये इलेक्शन इसलिए करा रहे हैं कि मुल्क के अंदर सियासी इस्तेकाम पैदा हो, तो जिस हालात में और जिस तरीके से आप इलेक्शन करवा रहे हैं, ये किसी सूरत मुल्क में सियासी इस्तेकाम पैदा नहीं करेगा। और अगर मुल्क में सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो फिर वो जो इकॉनमी है वो बद से बदतरीन होती चली जाएगी। तो लिहाजा ये तमाम की तमाम जो चीज़ है ये एक नाकाम निज़ाम की तरफ जाने को आप कह सकते हैं। और फाइनली और 10वां नुक्ता जो इमरान खान साहब ने अपने आर्टिकल में रेज़ किया है, वो एक लीडर के तौर पर वो आपको एक फ्यूचर की बात भी बता रहे हैं कि आज भी अगर आप पाकिस्तान के निज़ाम को दुरुस्त करना चाहते हैं, चीज़ों को नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, बेहतरी की तरफ जाना चाहते हैं, तो उसका हल सिंपल और फेयर ये है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन। और फ्री एंड फेयर इलेक्शंस वो वाले इलेक्शन जिसके ऊपर तमाम लोगों को इलेक्शन होने से पहले भी एतबार हो और इलेक्शन होने के बाद भी एतबार हो, ना कि ऐसी सूरत हाल जो इस वक्त मुल्क के अंदर मौजूद है, जहां पे किसी भी शख्स को इस वक्त इलेक्शन की जो ऑनेस्टी है या फेयरनेस है या फ्रीडम है उसके ऊपर किसी सूरत पे एतबार नहीं है। तो ये था जी इमरान खान साहब का इकोनॉमिस्ट के अंदर आर्टिकल, उसके अंदर अहम 10 नुकात। और मैं ये समझता हूँ कि ये एक बड़ा टाइमली इंटरवेंशन है इमरान खान साहब की जानिब से, और ये इस चीज़ को बड़ा सीरियसली लिया जाना चाहिए। इस वक्त जो हमारी अदलिया बैठी हुई है, स्पेशली जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बैठी हुई है, वो इस जो इलेक्शन का इनेकाद है उसके ऊपर अगर इतनी बड़ी बदएतमादी पाकिस्तान के सबसे बड़े और पॉपुलर लीडर की जानिब से दिखाई जा रही है और इन राइटिंग आ गई है, तो क्या इलेक्शन कमीशन, क्या इसके ऊपर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है और पाकिस्तान की पूरी जुडिशरी है, उन्हें इस पर एक्शन नहीं लेना चाहिए? क्योंकि अगर वो नहीं लेते और इस पर कुछ भी नहीं करते, और आज के रोज़ भी हम जो देख रहे हैं कि जिस फुर्ती के साथ वो
जो ताउम्र नाअहली की जो बात है, जो कि इस वक्त पर्सनल स्पेसिफिक इशू है, उसको हटाने के ऊपर मसरूफ़ हैं, वो क्यों नहीं थोड़ी सी कोशिश इस बात के ऊपर कर लेते कि किसी तरीके से एक ऐसा इलेक्शन हो जिसके ऊपर सबका एतबार हो। ज़ोर से, ज़बरदस्ती से, कंटेम्प्ट से डरा कर तो इलेक्शन के ऊपर किसी का एतबार नहीं करवाया जा सकता। लेकिन मुझे बड़ा अफसोस है कि कोई, मुझे कहते हैं ना, देयर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल, कोई रोशनी नज़र नहीं आ रही है, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के चीफ जस्टिस हैं, आज भी लाइव ट्रांसमिशन के अंदर उनका जो बाइस है वो बड़ा खुलकर सामने आ गया। क्योंकि आज जब उनके सामने उज़ैर भंडारी साहब, जो उन्हें मुतय्यन किया गया है एज फ्रेंड ऑफ द कोर्ट, एक माहिर के तौर पर इस केस में मावनत करने के लिए, अदालती मावन के तौर पर, तो वहाँ पे एक तो काजी फैज़ ईसा साहब की पर्सनैलिटी की ख़ास बात यह है कि जब कोई शख्स उनके ख़िलाफ़ बात कर रहा हो, या उनके नज़रिए के, या उनके जो इस वक्त वो करना चाह रहे हैं उसके ख़िलाफ़ जब कोई बंदा बात करता है, तो वो उनको बहुत बुरा लगता है। एंड देन ही लूजेज हिज कंपोजर एंड हिज टेम्पर, और वो उस बंदे पे अटैक करना शुरू कर देते हैं। तो उज़ैर भंडारी पे भी उन्होंने अटैक किया, तो उसने उनको याद कराया कि जनाब, मैं किसी का वकील नहीं हूँ, मुझे अदालत ने अपनी मावनत के लिए बुलाया है, अगर आपका ऐसा है रवैया है या ये है तो फिर मैं पीछे हट जाता हूँ, मुझे तो कोई शौक नहीं है मुफ्त में ये बेगार काटने को। तो जस्टिस मंसूर अली शाह बार बार, उनको पता है कि उनके जो बड़े साहब हैं वो थोड़े से हिलत गए हैं, तो वो उनको रोक देते थे और तरीके से मामला चला रहे थे। लेकिन जज्बात में काजी फैज़ ईसा साहब का जो असल जहन है वो समात के दौरान बड़ा खुलकर सामने आ गया, और उनका जो बायस है वो खुलकर सामने आ गया, जिसके बाद मैं समझता हूँ वो किसी तौर भी इस लायक नहीं है कि ऐसे किसी भी आईनी मामले के अंदर वो बैठें जिसमें मुल्क का, इलेक्शंस का, पाकिस्तान के किसी भी सियासी मामले का ताल्लुक हो, उसमें इनको बैठना भी नहीं चाहिए। क्योंकि आज इन्होंने खुल के खुद अपना जहन बता दिया प्रोसीडिंग्स के दौरान, जब उन्होंने ये वाज़े तौर पर कहा कि मुल्क में जो हुआ, जिस तरह से लोग सड़कों पर निकल आए और जो भी एजिटेशन हुआ, उनका इशारा 9 मई की जानिब था शायद, उन लोगों को, उस सियासी जमात को आज भी उनको कोई रिपेंटेंस नहीं है, यानी कि इसके ऊपर कोई उनको वो मदावा नहीं है, कोई उनको गम नहीं है, कोई उनको इसके ऊपर रिपेंटेंस नहीं है, और वो आज भी इलेक्शन लड़ रहे हैं, उनको रोकने वाला कोई नहीं है। अगर ये जहन है पाकिस्तान के सबसे आला और बड़े मुनसिफ का, तो फिर आप समझ लीजिए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो आज मुल्क में हो रहा है, उसमें बहुत बड़ा हिस्सा ये साहब जो हैं, इस ओहदे पे जो बैठे हुए हैं, उनका। क्योंकि मुझे बताइए कि अगर आपके चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के बारे में ये जहन और ये रवैया हो, तो फिर किस जज ने, किस नीचे के जज ने, किस हाई कोर्ट के जज ने, किस सेशन कोर्ट के जज ने, किस आरओ ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के साथ इंसाफ करना है? तो फिर तो ये सिंपल सी बात आ गई है कि ये तो फिर काजी फैज़ ईसा साहब ये भी जो इस वक्त कर रहे हैं कि ताउम्र नाअहली ख़त्म करनी है, इसके अलावा इसको छोड़ें, एक सीधा सीधा डायरेक्ट ऑर्डर जारी करें जी कि पाकिस्तान के अगले 5, 10, 15 साल के लिए वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब हैं, इसमें खुद को भी एक्सटेंशन दे दें, वो आर्मी चीफ को भी एक्सटेंशन दे दें, सारे ओहदों पे लोगों को पक्का कर दें, ताकि फिर हम जो बाकी सारे लोग हैं, या ये जो पाकिस्तान के बाकी जो 400-500 लोग इस वक्त इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, 1000-1500 लोग इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं, ये सब जाएँ कोई और काम करें, और लोगों को पता चल जाए कि भाई ये 3-4 लोग जिन्होंने मुल्क चलाना है, तो फिर इनकी सारी अपोजिशन भी ख़त्म करें और फिर इनको चलाने दें मुल्क को। क्योंकि आपका अगर जहन ये है तो फिर किसी सूरत भी आप मुनसिफ बनने के काबिल नहीं हैं। तो खैर, आज की डेट का ये बहुत एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल था, इवेंट था खान साहब की तरफ से। अब देखना ये है कि इससे कुछ होता है या नहीं होता, या ये जो लोग इन ओहदों पे बैठे हुए हैं ये तवज्जो देते हैं इस बात की तरफ या नहीं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।